अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा महज दिफाई दस्तावेज नहीं बल्कि बदलते हुए मशरिक़ वस्ता और मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हुए निज़ाम का वाज़े इजहार भी है। मुआहिदे के मुताबिक तीनों में से किसी एक पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। मुआहिदा दिफाई ताउन, मुश्तरका मशकों, टेक्नोलॉजी, तरबियत और इंटेलिजेंस के लिए फ्रेमवर्क फराहम करता है। अगरचे अमली जिम्मेदारियों की तमाम तफसीलात अभी एलानिया नहीं, तीनों ममालिक ने यह मुआहिदा क्यों किया। सऊदी अरब के लिए बुनियादी अवामिल, इलाकाई अदम तहफ़्फ़ुज़, ईरान से कशीदगी, हौसियों का ख़तरा और अमरीकी सिक्योरिटी ज़मानत पर मुकम्मल इन्हिसार से गुरेज है। रियाज़ एक से ज़्यादा ताकतों के साथ अपने हिफाजती बंदोबस्त को यकीनी बनाना चाहता है। पाकिस्तान के लिए सऊदी माली और तवानाई ताउन, फौजी सिफारतकारी, दिफाई टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी अहमियत अहम फ़वाइद हैं। तुर्की के लिए ये मुआहिदा मुस्लिम दुनिया में क़यादत, दिफाई सनत की मार्केट्स और इलाकाई असर व रसूख बढ़ाने का मौका है। इस मुआहिदे के दो बड़े असरात हो सकते हैं। एक तरफ तीनों ममालिक का दिफाई सनत और इंटेलिजेंस ताउन मजबूत हो सकता है और वाशिंगटन पर जुज़वी इन्हिसार कम हो सकता है। ताहम तीनों ममालिक के मुख्तलिफ इलाकाई मकासद मुस्तक़बिल में इख्तिलाफ भी पैदा कर सकते हैं। क्या इस मुआहिदे को इस्लामी नेटो कहा जा सकता है? नेटो एक मुस्तकिल इदारा जाती इत्तेहाद है जिसका मुश्तरका कमांड स्ट्रक्चर, वसी रुकनियत और आर्टिकल 5 जैसी शर्त मौजूद है। मक्का मुआहिदा निस्बतन महदूद 3 मुल्की और कम तफसीलात वाला दिफाई फ्रेमवर्क है। ईरान ने इस मुआहिदे को अपने लिए खतरा करार नहीं दिया, तो असल में इस मुआहिदे का तज़वीराती दबाव किस पर है? मुमकिना जवाब अमरीकी असर व रसूख का रिवायती ढांचा है। तीनों ममालिक सर्द जंग में अमरीकी कैंप के करीब रहे, मगर आज इन ममालिक का दूसरी ताकतों पर भी इन्हिसार बढ़ रहा है। ताहम ये अमरीकी इत्तेहाद से मुकम्मल अलहदगी नहीं बल्कि ज़्यादा खुद मुख्तार तवाज़ुन कायम करने की कोशिश है। चीन और रूस इस मुआहिदे के बराह रास्त रुकन नहीं मगर इस नए तवाज़ुन से फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। चीन सऊदी अरब ईरान मुफाहमत और माशी रवाबित के जरिए अहम किरदार रखता है, जबकि रूस मल्टीपोलर निज़ाम के फ़रोग़ से फ़ायदा उठा सकता है। भारत के लिए पाकिस्तान की बढ़ती दिफाई सलाहियत और तुर्की का इलाकाई असर तशवीश का बायस हो सकता है। इजराइल इसे अपने जारहाना अज़ाइम के लिए रुकावट समझेगा, जबकि खलीजी रियासतें इसे वाशिंगटन से अपने ताल्लुकात और इलाकाई सलामती के तनाजुर में मोहतात अंदाज से देखेंगी। असल सवाल ये नहीं कि मक्का मुआहिदा किसके खिलाफ है, बल्कि असल सवाल ये है कि यह मुआहिदा आने वाले अरसे में किस ताकत के खिलाफ तवाज़ुन पैदा करेगा। क्या ये इलाकाई खुद मुख्तारी का आगाज़ है या नए ब्लॉक की बुनियाद? क्या अमेरिका अपना असर और रसूख खो रहा है या फिर जानते बूझते अपने इत्तेहादियों को ज़्यादा बोझ उठाने दे रहा है? और अगर ये दिफाई इख्तियार करता है तो क्या ताकत का नया तवाज़ुन नए तसादुम की बुनियाद बनेगा या फिर इस मुआहिदे को एक महफूज मशरिक़ वस्ता के ज़ामिन के तौर पर माना जाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, हसन निसार साहब और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मशरिक़ वस्ता में अमन की बुनियाद, नई स्ट्रेटेजिक कशमकश या सिर्फ एक मुआहिदा? ज़ैगम साहब, सऊदिया की दौलत, तुर्की की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत को साथ रखा जाए तो ये इम्तिजाज नए दिफाई महवर की जानिब ले जा सकता है, जो वह आने वाले बरसों में मशरिक़ वस्ता को अगर देखा जाए तो जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता इस तमाम सूरत हाल में ताकत, इत्तेहाद और तवाज़ुन के एक नए निज़ाम को क्या जन्म दे सकता है? यकीनन आशा, चंद साल पहले, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, जब पाकिस्तान की तुर्की से कुर्बत पर सऊदी अरब सख्त नाराज़ हो गया था, मुख्तलिफ इक़दामात लिए थे और ऐसा लगता था कि हमारी सऊदी अरब से दोस्ती ही दाव पर लग गई है। और आज हम कहाँ आकर खड़े हुए हैं कि ये हमारे दोनों अज़ीज़ दोस्त, जिन दोनों के साथ हमारी सदियों की दोस्ती है, वो आज एक मुश्तरका दिफा के मुआहिदे में हमारे साथ शामिल हो गए हैं। तुर्की और सऊदी अरब का इस तरह का मुआहिदा इतना बड़ा वाक़या है कि हम इसे अंडरस्टेट नहीं कर सकते, मामूली वाक़या नहीं कह सकते। आज से 299 साल पहले दरिया में इसी सऊदी ख़ानदान ने सऊदी मुमलिकत कायम की थी और एक जंग हुई थी, बड़ी शदीद जंग, दरिया तबाह हुआ था। वो वाक़या सऊदी याददाश्त का हिस्सा है। तुर्की को वो एक नौ आबादियाती मुल्क के तौर पर देखते रहे हैं, इस वजह से वो तुर्की के साथ करीबी ताल्लुक़ से कतराते रहे हैं। तो ये एक तारीख़ी टर्न इस खित्ते में भी आया है और मुस्लिम दुनिया की तारीख़ में भी आया है।
دیکھیں یہ ایک آزاد علاقائی سیکیورٹی کا نظام ہے جو تشکیل پا رہا ہے، ایک بڑی حد تک تشکیل پا گیا ہے لیکن ایمرج کر رہا ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوسٹ امریکن ڈائیورسیفیکیشن ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے امریکہ اپنا بسترا بوریا گول کر رہا ہے اس خطے سے، جیسے جیسے وہ ذمہ داریاں چھوڑ رہا ہے اور وہ جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خطے کے جو ممالک امریکہ پہ انحصار کرتے تھے اپنی سیکیورٹی کے لیے، ان کو یہ احساس ہو رہا ہے، یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کا جو ڈیٹرنس ہے وہ تو بہت ہی ناکافی ہے، وہ تو قابل اعتبار نہیں نکلا۔ تو ہمیں تو اپنی سیکیورٹی کا خود بندوبست کرنا ہوگا، ہمیں خود اس کا انتظام بنانا ہوگا۔ ایک تو امریکہ کی اسرائیل سے دوستی کہ جس کی قیمت پر وہ کسی اور سے دوستی نہیں کر سکتا، نہیں کرنا چاہتا۔ پھر خطے میں ابھرتے ہوئے خطرات، امریکہ پر اعتماد کی کمی، تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا قدم ہے جو ایک نیٹ ورک کے طور پر ابھرا ہے، اور جس کو کہا جا رہا ہے کہ نیٹو لائک الائنس ہے، یعنی مکمل نیٹو کی طرح تو نہیں ہے، لیکن جو نیٹو کی بازگشت آپ کو نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے آرٹیکل 5 جیسی، کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ۔ یہ ہے جو ترکی کے وزیر خارجہ حاکم فیدان صاحب نے بھی یہی بات ہمیں یاد دلائی ہے، اور اس میں 3 ایسے ملک شامل ہیں جن کی صلاحیتیں کمپلیمنٹری ہیں، یعنی ایک کے پاس جو چیز ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں ہے، جو دوسرے کے پاس ہے وہ ان 2 کے پاس نہیں ہے۔ سعودی عرب کے پاس تیل کے ریزروز، انرجی کی سپلائی، اس کا اپنا ایک ڈپلومیٹک بہت بڑا ویٹ، وزن، ٹھیک، مسلمان ملکوں کا سینٹر ہونا، یہ سب کچھ، پھر ترکی کی ٹیکنالوجی اور اس کی دفاعی قوت، پھر پاکستان کی اپنی دفاعی قوت اور پاکستان کی بھی دفاعی ٹیکنالوجی اور پاکستان کا جغرافیہ، یہ تینوں ملک مل کر اس خطے میں، یعنی جو مغربی ایشیا ہے، اس میں ایک انکریڈیبل، ایک پاورفل ایک نیٹ ورک کے طور پر، ایک الائنس کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں، جس کا اثر پھر ساؤتھ ایشیا پر بھی ہوگا، اس علاقے پر بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ امریکہ کی پاکستان سے دوستی یا امریکہ میں پاکستان کی اہمیت اس وقت تک ہے جب تک ٹرمپ ہے، صحیح، تو پاکستان کی اہمیت آگے چل کے کم ہو جائے گی، لیکن اس طرح کے معاہدے آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے، پاکستان کی اہمیت اب آگے کم نہیں ہوگی، پاکستان کی اہمیت آگے بڑھے گی۔ درست ہو گیا۔ شہزاد چودھری صاحب، پاکستان جنوبی ایشیا میں، سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں، اور ترکی ایشیا اور یورپ کے سنگم پر ہے، مگر تینوں کے مخصوص اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی موجود ہیں ساتھ ساتھ۔ کیا تینوں کے مشترکہ مفادات اتنے مضبوط ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایران، اسرائیل اور امریکہ جیسے بڑے کھلاڑیوں کے دباؤ کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اسرائیل اور امریکہ کو ایک ہی پلڑے میں بٹھا دیا، بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن بات آپ نے جو کی وہ درست ہے کسی حد تک۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے اس کے اوپر بہت لمبی اور بہت دیر تک بات کی جا سکتی ہے، لیکن موٹی موٹی چیزیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مغربی ایشیا ایک خطے کے طور پہ پہلی مرتبہ دنیا کے ریسنٹ، یعنی پچھلی جو تاریخ ہے اس کے اندر پہلی مرتبہ ابھر کے سامنے آیا ہے۔ مغربی ایشیا کی اپنی امپورٹنس ابھر کے سامنے آئی ہے ایک خطے کے طور پہ۔ اب وہ ایران کی وجہ سے ہے یا اس ہمارے ایگریمنٹ کی وجہ سے ہے یا دونوں وجوہات سے ہے، یا اسرائیل کی اس کوششوں سے ہے کہ وہ کسی حد تک ان پہ قابو کر لیتا لیکن اس کے باوجود قابو نہیں کر پایا، یہ تینوں چیزیں اپنی طور پہ اپنا رول ادا کر رہی ہیں اور اس کی اپنی ایک حیثیت مسلمہ ہو گئی ہے۔ دوسری بات، یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس سے سعودی عرب کا پلڑا بھاری کرنے کی کوشش ہے۔ پاکستان اور ترکی اس کے دوست ہیں اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کا بھار زیادہ ہو، اس کا پلڑا بھاری ہو۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کسی کے مقابلے میں ہی بھاری ہونا چاہیے نا، اسرائیل کے مقابلے میں بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ تو پہلے بھی تھا۔ تو لیکن اب کون سی ایسی چیز بدلی ہے جس کے بعد ضرورت پڑی ہے یا سعودی عربیہ کو محسوس ہوا ہے کہ اس کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے؟ کچھ نہ کچھ تبدیلیاں تو آئیں، اگر ان کو علیہ اعلان نہ بھی کہا جائے تو انہی تبدیلیوں کے پیش نظر پاکستان اور ترکی مل کے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کوئی شک کی بات نہیں۔ تیسری بات، نیٹو کا ذکر ہوا اور ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ایک محور، آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا، اسے سینٹر آف گریوٹی انگریزی میں جسے کہتے ہیں، تو ایک سینٹر آف گریوٹی ابھرا تھا اس جنگ کے بعد، یہ جو ابھی بھی جاری ہے کسی نہ کسی شکل میں، اس کے مقابل میں ایک اور سینٹر آف گریوٹی کریٹ ہوئی۔ یہ سینٹر آف گریوٹی آیا وہ والی بھاری ہوگی یا یہ نئی والی جو بنائی گئی ہے یہ بھاری ہوگی؟ اس کا تعلق کس سے ہے کہ جو نئی والا جو گروپ ہے، الائنمنٹ ہے، اس کا جو سینٹر آف گریوٹی یا جس کا جو بہار ہے یا جس کا جو محور ہے وہ کس حد تک، کب تک قائم رہتا ہے۔
یعنی یہ بہت اہم ہوگا. دوسرا کتنا وہ ہے افیکٹو ہے, کتنا اس سے پر اثر ہے وہ جو الحاق ہے, اس کے اوپر کیا فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں. بات بڑی بالکل صحیح بات کی گئی. 3 چیزوں کا ذکر ہوتا ہے نا, کلیکٹو سیکیورٹی, اس کے بعد بات کی جاتی ہے ڈیفنس کوآپریشن, اور تیسری جو اس کا فائدہ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی. تو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی یا تصویراتی جو کشمکش ہے یا جو اس کا جو استحکام ہے, یہ تو آنے والے دن بتائیں گے. اور اس کا تعلق پرسیپشن سے ہوتا ہے کہ کون اس کو کیسے پرسیو کرتا ہے, کتنے لوگ اس کی طرف اور مل کے جاتے ہیں, اس کا وزن اور کتنا بڑھتا ہے, بڑھتا بھی ہے یا نہیں بڑھتا, یا یہ آہستہ آہستہ جس طرح پچھلا تاریخ کے اندر ان کے آپس میں الحاق ہوتے ہیں, کبھی مصر کا لیبیا کے ساتھ ہو جاتا تھا, کسی اور کے ساتھ ہو جاتا تھا, اور پھر آہستہ آہستہ زائل ہو جاتے تھے. کیا ایسی کوئی چیز ہوگی, یا اس دفعہ پاکستان اور ترکی کے ہونے سے فرق زیادہ پڑے گا؟ تو اس لیے ایک تو یہ چیز ہے جو کہ بتائے گی کہ اس کا تصویراتی ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. ایفیکٹ آ سکتا ہے اگر اس کو استعمال, ایفیکٹ کا تعلق کس سے بھی ہوگا, اس کو کون استعمال کرتا ہے, کیسے استعمال کرتا ہے. اس والے الحاق کو استعمال کرنے والے بھی موجود ہیں, اس کے اندر امریکہ کا آپ نے ذکر کیا, چین بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے آنے والے وقتوں میں. تو یہ ایک ایسا جسے کہتے ہیں نا کہ آرکیٹیکچر بن چکا ہے, جس کو کہ استعمال کر کے اس کو خطے کے فائدے کے لیے یا خدا نخواستہ خطے کے نقصان کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اپنی طور پہ موجود ہیں. آپ کا سوال بنیادی یہ تھا کہ یہ جو تینوں مختلف سوچوں کے لوگ ہیں, مختلف اپنے پرابلمز کے لوگ ہیں, بالکل میرے خیال میں ترکی کا جو کرد ہیں اس کا تو ہم جا کے کچھ نہیں کر سکتے نا, ان کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. شام کو اگر سیکیور رہنا ہے تو وہ ترکی کا اپنا ہی انٹرسٹ ہے, ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. اس کو تھریٹ اسرائیل کی ہے, ڈائریکٹلی تھریٹ اس کو اسرائیل سے کوئی بھی نہیں ہے, صرف کردوں کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہے. پاکستان کا تعلق انڈیا اور افغانستان کے ساتھ ہے. یہاں پہ سعودی عربیہ کتنا کوئی افیکٹو ہو سکتا ہے ہندوستان کے ساتھ, جہاں پر کہ اس کی بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی ہے, اور انویسٹمنٹ بڑھاتا جا رہا ہے اور بڑھائے گا اس چیز کو, یا اس کو روک لے گا, یا وہ روک پائے گا یا روکنا چاہے گا. اور تیسرا جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے, پاکستان تو وہاں پہ ہے ہی ہے, ترکی بھی اب آ جائے گا, تو تینوں مل کے بھی اس کو فائدہ. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ بہت جلدی ہے, لیکن آرکیٹیکچر کھل چکا ہے, بن چکا ہے. اس کو کب کیسے کون استعمال کرتا ہے, کس طریقے سے بڑھاوا ملتا ہے, یہ فیصلہ کرے گا کہ آئندہ جا کے اس کی اصل جو صورت ہے وہ کیا نکلے. درست ہو گیا. حسن نثار صاحب, کیا رائے ہے آپ کی اس مکہ مشترکہ معاہدے پر؟ یہ امن کی بنیاد ہے, نئی اسٹریٹجک کشمکش ہے, یا ضرورت سے زیادہ جو اس کو اسلامی نیٹو بھی کہا جا رہا ہے ایک جذباتی سیاسی نعرہ ہے؟ پہلے تو آپ کے سوال سے ریلیٹڈ میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جی. یہ زیغم صاحب نے بھی جو حوالہ دیا ہے کہ آل سعود کا اور ترکیہ کے درمیان تلخی ان زمانوں سے ہے, اور وہ بڑا بھیانک واقعہ ہے جس کا تعلق آٹومنز کے ساتھ ہے. خلافت عثمانیہ کے زمانے میں ایک حادثہ ہوا تھا, ان کے ایک بڑے کا آیا صوفیہ کے سامنے, ظاہر ہے وہ بھی مسلمان تھے. بہرحال دوسری بات, ہمارے ہاں چونکہ نارملی ہم انگریزی میں پڑھتے ہیں, یہ میں اکثر سن رہا ہوں, زیغم صاحب نے بھی یہی کہا, یہ دریا نہیں ہے, اس کو پروناؤنس کرتے ہیں دریا. میں وہ باقاعدہ طور پہ دیکھ بھی چکا ہوں اور 20 بار دیکھ چکا ہوں, چونکہ میرا ہیڈ کوارٹر تھا ریاض میں ایک زمانے میں 80s میں. میں آگے بھی 2-3 انتہائی پڑھے لکھے لوگوں سے, چونکہ اچھا مجھے سمجھ آ گئی کہ بات کہ انہوں نے انگریزی میں پڑھا ہے تو وہ دریا تو نہیں, شاد تو نہیں ہوتی نا, ادھر وہ انگریزی میں لکھتے ہیں تو وہ دریا ہی پڑھتا ہے بندہ, اس کو پروناؤنس کرتے ہیں دریا. صحیح. اچھا, یہ مضافات تھا, ریاض کا گڑھ تھا, آل سعود وہاں سے ہیں, اور اب تو وہ ظاہر ہے ریاض اتنا پھیل چکا ہے. خیر, اچھا اب جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. تو عائشہ بی بی نہ میں کو پہنچا ہوا بزرگ ہوں, نہ ٹی وی چینلز کا میں جوچی ہوں, آپ نے امتحان میں ڈال دیا. فی الحال اسے ایک معاہدہ سمجھنے پہ اکتفا کریں, اور احتیاطاً عرض ہے کہ امن کوئی شے نہیں ہے, یہ جنگوں اور جھڑپوں کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے. پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, امن نام کی کبھی کوئی چیز نہیں رہی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جو اسٹریٹجک کشمکش کا آپ نے حوالہ دیا ہے, تو بی بی یہ گھٹتی بڑھتی تو رہتی ہے لیکن جاری ہمیشہ رہتی ہے, ہمیشہ. بڑا ڈپلومیٹک جواب دیا. آخر پہ
नहीं, डिप्लोमेटिक जवाब नहीं है, मैं हिस्ट्री के हवाले से बात कर रहा हूँ। सही है। जिसका दिल करता है डिबेट कर ले। ठीक है। अच्छा, आपने लफ्ज मुआहदे का इस्तेमाल किया है, तो एक शेर सुन लो। मुआहदा तहरीरी होता है ना जी। लफ्ज क्या, लोग तो तहरीर से फिर जाते हैं। वाह, तूने क्यों मेरी हर एक बात को सच जाना था। क्या बात। बस ठीक हो गया जी, दुरुस्त। रज़ा रूमी साहब, पाक सऊदी अरब तुर्की का ये मुआहिदा क्या अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, पुराने इत्तेहादी, वाशिंगटन पर एतमाद करने के बजाय अपने हाथ में सिक्योरिटी को अब रखना चाहते हैं, इसकी सिक्योरिटी की चाबी उनके पास हो, या अमेरिका खुद से चाह रहा है कि ये लोग यानी उसके पुराने इत्तेहादी इस बोझ को किसी हद तक उठाएं, ये उसकी एक नई स्ट्रेटेजी है? आशा, दोनों ही अवामिल कार फरमा है। सबसे पहले तो देखिए, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतज़ामिया है वो अव्वल दिन से ये कह रही है कि हम इतना ज़्यादा खर्चा और इतनी ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है दुनिया की सिक्योरिटी में, हम उसको कम करना चाहते हैं। नेटो के बारे में भी रवैया जो आपके सबके इल्म में है, वहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूरोपीय ममालिक जो है वो जो कॉस्ट है सिक्योरिटी इस अलायंस की उसको शेयर करें। और इसी तरह मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो अमेरिका की मुतअद्दिद बेसिस हैं, जो वहाँ पर खर्च होता है, वो चाहते हैं कि उसमें भी कुछ कमी हो। वो वहाँ से गायब तो नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी अमेरिका जो है वो एक फिलहाल तक तो सोल सुपर पावर है, और ये कि वो उसके इंटरेस्ट भी हैं जो कि वो बरकरार रखेंगे। लेकिन ये इस साल के जो वाक़यात हुए हैं ईरान की जंग के बाद, उससे बहुत कुछ ये साबित हुआ है कि एक तो ये कि मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं, गल्फ के खसूसन, अमरीकी बेसिस और अमरीकी दिफाई अम्ब्रेला नाकाफी साबित हुआ है। क्योंकि जब भी आपने देखा कि उनको अटैक किया गया, कुवैत को, बहरीन को, यूएई को, सऊदी अरेबिया को, तो बासानी किया गया डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पे अमरीकी सोल्जर्स, अमरीकी बेसेस और एडवांस वेपनरी मौजूद है। तो एक तो ये वाक़या हुआ है। लेकिन दूसरी एक और मसला ये है कि अब मशरिक़ वस्ता में एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो जन्म ले रहा है। वो उसके खतो खाल जो है फाइनल, वो अभी उनके ऊपर कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि अब एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो तश्कील हो रहा है, और उसमें पाकिस्तान जो है उसकी एक कलीदी हैसियत बन रही है, बल्कि बन चुकी है। और तुर्की और सऊदी अरेबिया जैसी मिडिल पावर्स जिनको कहा जाता है, वो भी आगे बढ़कर एक तरह से बैलेंस ऑफ पावर और सिक्योरिटी की जामिन बन रही हैं। इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का तो दिफाई मायदा हो चुका, और उसी तर्ज का अब तुर्की उसमें शामिल हो गया है। अब कहा यह जाता है, और मेरा ये अपना जाती भी ख्याल है, कि आने वाले महीनों सालों में और ममालिक भी शामिल होंगे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसकी कई वजूहात हैं, और सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि सऊदी अरेबिया अगरचे कि अब बराह रास्त जंग नहीं चाहता ना ईरान से ना किसी और मुल्क से, मगर वो ये ज़रूर चाहता है कि उसकी जो सिक्योरिटी है उसके ज़ामिन तुर्की और पाकिस्तान भी हो। क्योंकि देखिए, सऊदी अरेबिया का इस वक्त जो सारा वहाँ की जो MBS साहब की जो तरजीहात हैं, उनमें माशी तरक्की और डेवलपमेंट सरे फहरिस्त हैं। सऊदी अरेबिया की एक पोजीशन भी है इस्लामी दुनिया में, चूँकि मक्का मदीना वहाँ पे वाक़ है, इसलिए उसकी ख़ास सेक्रेड वैल्यू भी है, और जो जियोपॉलिटिकल वैल्यू तो है, और फिर तेल तो सभी को जरूरत होती है, दुनिया की तमाम पावर्स को। तो इसलिए ये यूं लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में जब हम देखेंगे कि ईरान जो एक बहुत बड़ी जंग से अपने आप को दिफा करके एक फातेह के तौर पर उभरा है, और उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में एक नया स्ट्रक्चर जो है वो सामने आएगा। अब पाकिस्तान का रोल इसमें, और जैसे कहना चाहिए नाजुक टाइट रोप वॉकिंग हो जाती है, क्योंकि अब पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई है ईरान को कि ये इत्तेहाद जो है उनके खिलाफ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इसमें एक बैलेंसिंग मुल्क होगा इन दोनों। वेरी वैलिड पॉइंट। और पाकिस्तान ये बैलेंसिंग एक्ट करना यकीनी तौर पर सीख चुका है, गुज़िश्ता साल ये बता रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कराची से सामने आने वाले मीर रज़ा अली केस पर, जो खुदकुशी से कत्ल केस में ढल चुका है, मगर इब्तिदाई तफ्तीश और पुलिस के शवाहिद इकट्ठा करने से लेकर दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक पुलिस अब तक सवालों के जवाब देने से कासिर है।
दरअसल मामला क्या है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की मौत का मामला दिन ब दिन मजीद पुरस्रार होता जा रहा है। एक जानिब पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश में इसे खुदकुशी करार दिया गया, दूसरी तरफ मीर रजा के अहले खाना पहले दिन से इसे कत्ल करार देते रहे। लेकिन अब खबर कुशाई के बाद सामने आने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस में कई ऐसे सवालात खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब सिर्फ मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात से ही मिल सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को गोली सामने से नहीं बल्कि पीछे से लगी, जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात पाए गए, पसलियां और दीगर हड्डियां टूटी हुई थी, जबकि सर और चेहरे पर भी मुतादिद जख्मों के शवाहिद मिले हैं। इसके अलावा तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक खबर कुशाई के दौरान 17 मुख्तलिफ सैंपल्स हासिल किए गए हैं, जिनमें DNA और केमिकल एग्जामिन के लिए नमूने शामिल हैं। मामला यहाँ खत्म नहीं होता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि मीर रजा के मैदे और कपड़ों पर तेजाब के शवाहिद मिले हैं, जबकि कपड़ों पर किसी और के पसीने के निशान भी मिले हैं। ये शवाहिद सवाल पैदा कर रहे हैं कि मीर रजा की शनाख्त छुपाने की कोशिश किसने और क्यों की। दूसरी जानिब क्राइम सीन पर गोली का खौल पहले दिन ना मिलने और कई रोज बाद खौल वहां से बरामद हुए, इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने ना आए और करीब मौजूद गेस्ट हाउस के अफराद के बयानात केस फाइल का हिस्सा ना बनाए जाने पर भी सवालात उठ रहे हैं। यानी हर दिन नए सवालात इस केस में पैदा हो रहे हैं। इस हवाले से पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद का SP डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को खत भी जेरे बहस है, जिसमें उन्होंने मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर 14 तहफ्फुजात का इजहार किया था। इस केस में पहले इब्तिदाई मुतनाज़ तफ्तीशी रिपोर्ट के बाद मेडिकल बोर्ड का बनना, फिर खबर कुशाई, फिर पोस्टमार्टम, फिर नई तहकीकाती कमेटी और अब जुडिशल कमीशन की बात हो रही है। हर दिन नई मालूमात के साथ उठते सवालों का पुलिस के पास अब तक कोई जवाब नहीं। अब हुकूमत सिंध की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने के फैसले को मीर रजा के वालिद ने मुस्तरद कर दिया है, जबकि नई 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। लेकिन असल सवाल यही है कि मीर रजा की मौत के मामले में नए तजादात क्यों पैदा हुए? क्या यह सिर्फ पुलिस की तफ्तीशी गफलत थी या इब्तिदाई मरहले पर किसी अहम पहलू को नजरअंदाज किया गया? क्या नई मेडिकल रिपोर्ट वाकई इस केस की सिम तब्दील कर सकती है? और सबसे अहम, अगर ये कत्ल है तो कातिल तक पहुंचने के लिए अब तक की तफ्तीश में कौन सी कड़ियां गायब हैं? इसी पर सवाल रखेंगे। मीर रजा कत्ल केस, मकतूल के मैदे में तेजाब की मौजूदगी का इंकिशाफ, नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गुत्थी मजीद उलझ गई। हर दिन नए सवालात, मामला तफ्तीशी गफलत का या किसी को बचाने की कोशिश। ज़ैगम साहब, ये गुज़िश्ता 10-12 दिन से केस जिस तरीके से मीडिया में रिपोर्ट हुआ, पुलिस और डॉक्टर्स की जानिब से जैसे हैंडल किया गया, मगर उसके बाद सोशल मीडिया और मीर रजा के जो घर वालों ने सवालात उठाए पहले दिन से, मजबूरन बात दूसरे पोस्टमार्टम तक आई और अब इसके ऊपर एक 5 रुकनी नई तहकीकाती कमेटी आज बना दी गई है। लगता है कि वाकई आगाज में एक नाअहली और गफलत हुई है, वो डॉक्टर से लेकर पुलिस के शवाहिद इकट्ठा करने तक, या इरादतन किसी को यहां पर बचाने या छुपाने की कुछ कोशिश है? आयशा, दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन आप ये देखिए कि मीर रज़ा एक पढ़ा लिखा नौजवान, पाकिस्तान की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाला, एक मुतमव्विल अच्छे मिडिल क्लास ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला, कारोबार करने वाला, लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान की इस केस पर नज़र ना होती, आपकी, हमारी, सोशल मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया की, यानी पाकिस्तान हर बात छोड़कर इस केस पर तवज्जो दे रहा है, तो मीर रज़ा के जिस्म के साथ इस केस को दफना दिया गया था। ये कत्ल करने वालों को माफ़ कर दिया गया था। पुलिस जितनी नाअहल है, यह खुद भी तो एक जुर्म है, पुलिस इस जुर्म में शरीक हो सकती है, लेकिन अगर ये नाअहली है तो क्या वो उस जुर्म से कम है? नतीजा तो एक ही है ना। नतीजा तो दोनों सूरतों में ये है कि कत्ल माफ़, कातिल को कत्ल माफ़, और मकतूल जो मर गया वो मर गया, उसका ख़ानदान पूरी ज़िंदगी भुगतता रहे। पुलिस अपनी बुनियादी इब्तदाई तरीन जिम्मेदारियों में, प्रोसिक्यूशन से भी जो पहले आती, उसमें नाकाम है। 29 तारीख को जिस्म मिलता है इस नौजवान का, मीर रज़ा का, और 6 अगस्त को जाकर वहाँ से ये कारतूस बरामद करके लाते हैं, गोली का खोल बरामद करके लाते हैं। यानी क्राइम सीन पर इनकी तवज्जो की ये हालत है। क्राइम सीन को महफूज नहीं रख सकते, क्राइम सीन को देख नहीं सकते, जो अलग थलग आज खुद एक महफूज क्राइम सीन है।
शहर के अंदर नहीं हो रहा जहाँ पे सब कुछ ज़ाय हो जाए। फिर पोस्टमार्टम का आपने बताया कि एक पोस्टमार्टम हो गया, उसमें कुछ भी नहीं है। पोस्टमार्टम की सलाहियत ही नहीं है, जो इतनी अहम चीज़ है। यानी सबसे बुरा, सबसे ख़तरनाक जुर्म इंसानियत के ख़िलाफ़, इंसान के ख़िलाफ़ क्या हो सकता है? कत्ल। और उसमें सबसे अहम सबूत कहाँ से निकलता है? पोस्टमार्टम से। और यहाँ हमारे सबसे बड़े शहर की, हमारे मेट्रोपॉलिटन पुलिस में इतनी सलाहियत नहीं है कि पोस्टमार्टम कर सके। और ख़ुद उनके अपने निज़ाम से एक खातून डॉक्टर सुमैया सैयद, वो इस तरह आवाज़ उठाती है जिस तरह को बाहरवाज़ा आवाज़ उठाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर दिया है। उसके बाद फिर एक नया एक तमाशा शुरू होता है जो हम सब ने देखा कि कमेटियां बन रही हैं, कमेटियां टूट रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और दूसरा जब पोस्टमार्टम होता है तो ये बात तकरीबन साबित हो जाती है कि ना सिर्फ कत्ल हुआ है बल्कि एक बदतरीन कत्ल हुआ है और मकतूल का जिस्म गवाह है। बिल्कुल यानी वफात के इतने दिन के बाद होने वाले 29 जुलाई को तदफीन कर दी गई और फिर 8 अगस्त को दूसरा पोस्टमार्टम हो रहा है। पुलिस के पास अभी किसी सवाल का जवाब नहीं। शहजाद चौधरी साहब, अगर क्राइम सीन ही मतलूबा अंदाज में महफूज नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो फिर बाद की जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है वो किस हद तक नुकसानदेह है उस केस के मंतकी अंजाम? क्योंकि आज जो वकील है जिब्रान नासिर, अब से कुछ देर पहले वो ये कह रहे थे जो अभी डीएनए और फॉरेंसिक नमूने लिए हैं उनके पास ये इत्तला है कि अभी भी वो लैब नहीं पहुंचे हैं। इसका मतलब है बहुत कुछ अभी भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है केस में। ये तो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस के अंदर तो हम माहिर हैं हर चीज को खराब करने के। तो मुझे कोई यकीन नहीं है कि जो इसके बाद भी नतीजे आएंगे क्या वो सही होते हैं या नहीं होते। लेकिन पहली बात, बुनियादी बात कि इसको कत्ल क्यों किया गया, यानी इस पे कोई नहीं जा रहा कि इसको कत्ल करने की वजह क्या थी। या तो वो उसको वहां से शुरू करें, उस जगह जाए, तफ्तीश वहां से शुरू होनी चाहिए, तो कत्ल करने की वजह पता लगे किसने, फिर उसके बाद किसने कत्ल किया तो समझ आ जाती है। जब छुपाने की प्रोसेस है तो ये समझ आती है कि वो जो ताकत, जो मारने वाला है, जिसने कत्ल किया है या करवाया है, वो ज्यादा ताकतवर है कत्ल होने वाले से, इसलिए पुलिस उसको छुपा रही है, उसको बचा रही है। तो ये तो वाज़ेह हो के आता है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये है कि इसको मारा क्यों गया, ये क्या था, इसके पीछे कहानी क्या है, ये कहाँ पे। तो हो सकता है कि ऐसी, हम चाहते तो नहीं है ना ऐसी बात हो, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं पे हुई हो किसी की जगह पे, तो उस कहानी को तलाश करना बहुत जरूरी है। जिस मुल्क के अंदर सीसीडी टाइप मामलात हों, चौधरी असलम जैसे लोग मौजूद हों, जिस मुल्क के ऊपर धुरंधर जैसी फिल्में बनती हों, उस मुल्क को अपने तमाम कवानीन, अपने लॉ एनफोर्समेंट, अपनी पुलिसिंग, अपने तमाम जराइम, अपने उनकी तफ्तीश, उसके बारे में बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। वरना कितनी लियारी पे फिल्में बनाएंगे ताकि एक धुरंधर का मुकाबला कर सकें, नहीं कर सकेंगे। साइज और वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है। तो आप दुनिया की स्पॉटलाइट में हैं और स्पॉटलाइट में से आपके पास, और आपके बहुत दाग हैं आपके ऊपर, सही, तो ये छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए बराए मेहरबानी दाग पड़ने ही मत दिया करें। मेरी नजर के अंदर पहले तलाश करें उसको मारा क्यों गया। बड़ा अहम सवाल है और 2 हफ्ते बाद भी करीबन सिंध पुलिस के पास जवाब नहीं कि यह कत्ल क्यों किया गया, क्योंकि वो तो कत्ल तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, थोड़ा सा डिफरेंट है सवाल आपसे। शहजाद साहब ने छोड़ा कत्ल क्यों किया गया। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पूरा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज था। वो कह रहे हैं पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था, इसलिए कोई जवाब नहीं मिल सका। पीपल्स पार्टी के आज रहनुमाओं की इस्लामाबाद, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई और जो लाहौर में 2 खवातीन से मुताल्लिका वाक़यात हुए, थाने में लड़कियों की जान चले जाने से और एक ज्यादती केस में, वो बैठकर पंजाब पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब हमारे सियासतदान ये नहीं कह रहे कि पुलिस काम पूरा नहीं कर रही, वो कह रहे हैं हमारी पुलिस को कुछ मत कहो, जो तुम्हारी पुलिस क्या कर रही है आओ उस पर बात करते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि मैं लेट मी अप्रिशिएट शहजाद भाई ने बहुत बुनियादी बात उठाई है, और ये इस सवाल का जवाब मिल जाए तो समझो सारे सवालों के जवाब मिल गए। बाकी जो डंडियां मारनी हैं, बाकी जो खबासत और शैतान, हमारा एक सारा सिस्टम है शैतानी किस्म का, बुनियादी सवाल वही है जो शहजाद साहब ने उठाया है। अच्छा, अब हम सारे लोग ही बहुत अजीब हैं। पिछले दिनों वो हेरोइन फरोश, पता नहीं लड़की क्या, पिंकी
सुबह दोपहर शाम पिंकी का विरद हो रहा था, किधर गई वो? आइस पे फिर गैर मुल्की ख़वातीन के साथ जो सलूक हुआ इस मुल्क में, इस शहर में, किधर गया वो? रोज़ कोई ना कोई तमाशा लेके बैठ जाते हैं। अच्छा, यहाँ कदम कदम पे क्या कुछ नहीं हो रहा, हम भी बेहिस हो गए हैं, उसी तरह बात की, आगे निकल गए। अगर मुल्ज़िम, सीधी बात है, अगर मुल्ज़िम लावारिस नहीं है तो जाहिर है उसे बचाने की कोशिश हो रही होगी, और अगर वो वाकई तगड़े हुए तो बच निकलेंगे। लिख के रख लो, बच निकलेंगे। यही हमारी रिवायत है, यही हमारा कल्चर है, और कराची तो इस कल्चर का दारुल हुकूमत है। तो बिल्कुल जो हो रहा है ठीक हो रहा है, नॉर्मल है, ठीक टेक इट लाइटली। टेक इट लाइट। रज़ा रूमी साहब, इब्तदाई रिपोर्ट ने ऐसा लग रहा है कि किसी तस्वीर के ऊपर पोस्टमार्टम कर दिया और पुलिस ने कोई शवाहिद इकट्ठे नहीं किए। अब आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या सिर्फ तफ्तीशी गफलत पर डालकर हाथ झाड़ दिए जाएं, या किसी को बचाने के लिए इरादतन सब कुछ इतना मैसअप किया गया इस केस के अंदर? देखिए, अक्सर औकात तो यही होता है कि जब आप ने किसी को बचाना है, तफ्तीश को किसी गलत सिमत में लेके जाना है, तो आप उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देते हैं, पुलिस भी और प्रोसिक्यूशन भी, कि वो केस जो है वो तबाह हो जाता है। मगर आयशा, जो बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है और इसका तस्करा भी हुआ, वो कुछ दिन पहले ये कहा गया कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। तो अब इस केस से बड़ा क्या सबूत होगा कि पाकिस्तान में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, कि इतनी बुनियादी शवाहिद पहली तफ्तीश और जो पहला पोस्टमार्टम हुआ था उसमें सामने क्यों नहीं आए? अगर एक नौजवान के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात, फ्रैक्चर या गोली के ज़ाविये तक दुरुस्त तौर पर रिकॉर्ड नहीं किए गए, तो ये मामूली कोताही नहीं बल्कि पूरे तफ्तीशी निज़ाम की नाकामी है। और लेकिन इस मरहले पर यह कहना कि किसी मखसूस शख्स को बचाने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ये कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन जो बात वाज़ेह है वो ये है कि ये जो हमारा निज़ाम इंसाफ या जो भी क्रिमिनल जस्टिस का हमने पूरा बनाया हुआ है, ये अब नाकारा हो चुका है। और यही वजह है कि इस पे अब लोग एक्टिविज्म करते हैं, कुछ लोग पैसे खर्चते हैं, कुछ लोग महंगे वकील करते हैं जिनके पास इस्तात होती है, कुछ लोग जो जाके जजेस को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं हर तरीके से। तो अब ये एक फ्री फॉर ऑल जंगल का कानून बन गया है। यहाँ पर जंगल का माशरा जब ये होता है तो ये असल में पाकिस्तान में जो बुनियादी तौर के ऊपर जो पब्लिक अनरेस्ट है, जो बेचैनी है और जो शोरिश है, उसकी असल जड़ ये है कि यहाँ पे निज़ाम इंसाफ को मफलूज कर दिया गया है। और ये वाला केस इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है। अब खुदा करे कि इस फैमिली को इंसाफ मिले, लेकिन हमने देखा है कि पहले कितने ऐसे केस हुए और कितने ऐसे वाकयात हुए जहां पर टकरे मारते रहते हैं लोग और वकला और सिविल सोसाइटी, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। जी दुरुस्त हो गया मामला तफ्तीशी गफलत का या किसी को बचाने की कोशिश, ये कहना कबल अज़ वक्त है, मगर ये जरूर कहा जा सकता है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। तफ्तीशी निज़ाम एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो अपनी ABC भी नहीं जानता है। मगर उम्मीद करते हैं कि इस केस पर नजर रहेगी और यहाँ पर इस खानदान को जरूर इंसाफ मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।